जो हम लोगों ने पिछले अनुच्छेद में पढ़ा था कि लेखिका अपनी माँ के विषय में बताते हुए कहती हैं कि दादी उनकी कहा करती थी कि मेरी बहू तो ऐसी है जिसे धोई पोछी और छीके पर टांग दी, अर्थात उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया और बहुत ही नाजुक सी कोमल सी थी। आगे की पंक्तियों में लेखिका कहती हैं, क्यों नहीं की इसकी दो वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई उसमें सब में अंग्रेज थे। लेखिका यहाँ कहना चाहती हैं कि उस समय जब हमारा देश गुलाम था, उस समय में भारत के बहुत सारे लोग जो विदेशों में जाकर पढ़ाई किया करते थे, वे साहबों की तरह रहा करते थे और उनकी बड़ी मानदान शोभा थी समाज में। इसी वजह से उनकी बेटी जब ब्याह करके अपने ससुराल गई तो उसे किसी ने काम काज करने के लिए नहीं कहा, यह मन में रखकर कि वह तो साहब की बेटी है। उन्होंने लिखा है कि उनके नाना जी पक्के साहब माने जाते थे, भले ही चेहरे मोहरे से वो हिंदुस्तानी हो, जात से हिंदुस्तानी हो, लेकिन चेहरे मोहरे और पढ़ाई लिखाई रंग ढंग वगैरह से वे अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। लेखिका यहाँ कहना चाह रही हैं कि बड़े मज़े की बात थी, बहुत ही दिलचस्प बात थी, यह थी कि जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वे सबसे बड़े अंग्रेज़ों के प्रशंसक थे। जैसे गांधी और नेहरू, आप जानते हैं कि गांधी जी और नेहरू जी ने विदेशों में जाकर अपनी डिग्रियां पूरी की है, वहाँ जाकर पढ़ाई की थी। भले ही गांधी जी ने वह रहन सहन पहनावा ओढ़ावा अपने ये व्यवहार में नहीं लाया, लेकिन नेहरू जी का परिवार, नेहरू जी, इन लोगों ने अपने रंग ढंग और ये सब उनका अंग्रेज़ों जैसा था। बाद में इन्होंने ही हमारे देश को आज़ाद कराया, लेकिन तब वे बाबू साहबों की तरह रहन सहन रखते थे। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर कराता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। यहाँ पर उनके पिताजी के बारे में कहा जा रहा है कि भले वह लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हो, जेब में पैसे ना हो, लेकिन शोहरत बहुत थी, लेकिन फिर भी साहब होने की वजह से, अंग्रेजियत ज़्यादा होने की वजह से लेखिका के नाना जी का ही दबदबा ज़्यादा था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या हो कोई परिकथा होती। लेखिका यहाँ कह रही हैं कि एक आन बान शान वाले साहब अर्थात उनके नाना जी ने एक सिर फिरे आज़ादी में भाग लेने वाले एक लड़के को अपनी नाजुक सी लड़की सौंप दी थी। इससे रोमांचक कोई कथा नहीं हो सकती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। कहानी का तिलस्म अर्थात इसमें क्या क्या राज छुपा हुआ था, ये बात जानने को और उत्सुकता बढ़ा देती है कि एक अंग्रेजियत व्यवहार को अपनाए हुए पिता ने एक हिंदुस्तानी पत्नी की बात मानकर अपने बेटे का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से कर दिया। इससे रोमांचक और क्या हो सकता है। दूसरी वजह माँ की अपनी ख्वाहिश थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। पारिजात एक वृक्ष है, कहा जाता है कि यह स्वर्ग में पाया जाता है। इसके विषय में कह रही हैं लेखिका कि माँ की भी क्या खासियत थी कि उनकी माँ बहुत खूबसूरत थी, नज़ाकतों वाली थी, कोमलांगना थी। गैर दुनियादारी अर्थात दुनियादारी से मतलब नहीं था, लेकिन साथ ही साथ वे ईमानदार और निष्पक्षता के साथ कुछ भी निर्णय लिया करती थी। इसीलिए उनके विषय में कहा जाता है कि कोई वह जादुई पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। पारिजात एक वृक्ष है जो कहा जाता है कि उसमें जादू है। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता। ठोस काम अर्थात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, इन सब चीज़ों के लिए कहा जा रहा है।
हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। भले ही वह कोई काम ना करती हो, लेकिन उन कामों के लिए ठोस काम यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा वे सब काम हैं जो घरों में किए जाते हैं। ठोस ज़रूरी निर्णय लेना। भले ही इस काम में वो हाथ नहीं बटाती थी, लेकिन उस काम के लिए वे जो राय देती थी लोगों को, उसे पत्थर की लकीर समझकर निभाया जाता था। लेखिका इन पंक्तियों से कहना चाहती थी कि भले ही लेखिका की माँ ने घर में कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेकिन उनकी राय अगर किसी ने मांग ली हो और उन्होंने अपनी राय दी हो, तो उनकी राय पत्थर की लकीर होती थी, अर्थात घर में भी उनके राय का दबदबा रहता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की लातू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका की माँ व्यंग्य किया करती थी कि हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। अर्थात हाथी से खेतों की जुताई नहीं की जा सकती, अर्थात सिर्फ देखने से बच्चों को पाला नहीं जा सकता। हम पे बैल हैं, खेतों की जुताई की जाती है बैलों से, और वो बैल कौन है? हम हैं, जो घरों में काम करते हैं। हाथी मदमस्त चाल में चलता है, मदमस्त जीवन जीता है, उससे कोई काम नहीं करवा सकता। आप जंगलों में भी देखते होंगे और ऐसे भी अगर आपने देखा होगा तो वह कोई काम नहीं करता। यहाँ हाथी लेखिका की माँ को कहा है, जो अपनी ही धुन में मदमस्त रहता है, वो कोई काम नहीं करता। लेकिन बैल खेतों में जुता रहता है, हल में जुता रहता है और खेतों में पूरे दिन काम करता है। यह जुमला जो था, उसका अर्थ लेखिका को समझ में यह आ गया था कि माँ ने सिर्फ लेखिका और उनके बाकी बच्चों को पैदा किया था, लेकिन पालन पोषण और उनकी परवरिश माँ के सिवा घर के सभी लोगों ने किया था। अर्थात उनकी दादी और घर में जितने भी उनके दादियाँ थीं, दादी और उनकी जेठानियाँ, अर्थात दादी से बड़ी उनकी दादियाँ और खुद पिताजी, उनके पिताजी। माँ का इसमें कोई हाथ नहीं था बच्चों की परवरिश में, क्योंकि ये कार्य उन्हें आता ही नहीं था। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तीस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही है, भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, अर्थात भारतीय माँ बच्चों का लालन पोषण करना, उनके रख रखाव, उनके खान पान से लेकर हर एक चीज़ की जिम्मेवारी माँ पर होती है। उससे अच्छे बुरी चीज़ें सिखाना, क्या गलत है क्या सही है, लाड प्यार से रखना, पालन पोषण करना, ये कार्य उनकी माँ ने उन लोगों के साथ नहीं किया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न अपनी पत्नी बहू होने की सीख दी, न ही अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। माँ क्या करती हैं, अगर बेटियां हैं तो उसे सिखाती हैं कि लड़की को कैसे अच्छी बहू बनना चाहिए, कैसे अच्छी पत्नी बनना चाहिए। लेखिका की माँ ने ऐसा कुछ भी उनको नहीं सिखाया, ना ही उनकी बहनों को, ना ही उनके लिए कभी खाना पकाया। ज़्यादातर माताएं अपने बच्चों के पसंद का खाना बनाती हैं, लेकिन लेखिका की माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, कुछ तो उनकी बीमारी की वजह से। लेकिन लेखिका कहना चाहती हैं कि इन सब कार्यों में उन्हें रुचि नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न काम धरते थे, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। लेखिका की माँ जैसी थी वैसे ही आजीवन रह गई।
वे बिस्तर पर लेटे लेटे पुस्तकें पढ़ती, संगीत सुनती, कोई कार्य नहीं किया करती थी। लेकिन जैसा कि परंपरागत तरीके से लोग अपने ससुराल में काम करने के लिए विवश होते हैं, वैसे लेखिका के दादा दादी और उनके ससुराल वालों ने कभी उन्हें काम नहीं सौंपा, जबरदस्ती करने के लिए नहीं कहा। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। लेखिका समझ नहीं पाती थी कि लेखिका की माँ में लोगों की इतनी श्रद्धा क्यों थी, लोग उन्हें मानते क्यों हैं इतना। क्योंकि वो ना ही एक अच्छी पत्नी थी, ना ही अच्छी माँ बनी, ना ही एक अच्छी बहू, जो कि समाज में प्रचलित जो भी बातें बताई जाती हैं एक बहू, माँ और पत्नी के लिए, उनमें से किसी कर्तव्य का उन्होंने पालन नहीं किया। साबही खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए। लेखिका को 2 कारण आए समझ में कि एक तो साहबी खानदान की थी, लेकिन और इसके अलावा 2 कारण थी कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। अर्थात किसी ने अगर कोई गोपनीय बात अपने विषय में बताई है तो वो दूसरे से नहीं बताती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। घर से बाहर भी लोगों की दोस्ती उन्हें बहुत मिली थी, क्योंकि वह इधर उधर बातें फैलाया नहीं करती थी, दूसरे की बातों को दूसरे से नहीं कहा करती थी। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता कि उसमें क्या लिखा, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटी से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति का अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेखिका बताती हैं कि छोटे से ही उन्होंने देखा था कि कोई किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं करता था। अगर कोई चिट्ठी भी आई है, पत्र भी आया है, तो उसमें क्या लिखा है यह तक लोग नहीं पूछते थे। सबको अपने अपने निजत्व, व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। अर्थात उन्हें सबको अपने अपने, आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कि पर्सनल चीज़ों को अपने तक ही रखने की छूट थी। इसी निजत्व को बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर लेखिका यह बताना चाहती हैं कि हम 3 बहनें और मेरा भाई लेखन के हवाले हो गया, अर्थात लेखन कार्य करने लगा। कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं यह सब लिखने लगे। क्योंकि उनके घर में सब पढ़े लिखे, विदेशों से पढ़ लिख कर आए हुए लोग थे, इसीलिए लेखिका कह रही हैं कि हम लोग उस लीक से हटकर लेखन कार्य करने लगे। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही नहीं होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास भी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसीलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायत मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिले। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य का अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। लेखिका यहाँ बताना चाहती हैं कि एक बनी बनाए रास्ते पर चलना सिर्फ उनकी माँ और नानी ने ही ऐसा नहीं किया कि
लीक से हटकर, जो रास्ते उन स्त्रियों के लिए बनाए गए हैं उससे अलग हटकर कुछ किया हो। उनकी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से अलग होकर चलने का शौक था, मतलब बने बनाए रास्ते पर चलने का शौक नहीं था। उन्होंने व्रत लिया था कि यदि ईश्वर की कृपा से उन्हें 2 से 3 वस्त्र हो जाएंगे तो वह संग्रह नहीं करेंगी। अपरिग्रह का अर्थात है संग्रह न करना। उसमें से एक दान दे देंगी और सिर्फ 2 ही वस्त्र रखेंगी। इतना तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन वो कहती हैं कि जब उनकी माँ गर्भवती हुई तब उन्होंने मंदिर में जाके यह मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह मांग उन्होंने मन में नहीं रखी, उसे खुलेआम सबसे बताया। तब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। यह इसलिए कहा क्योंकि समाज में लड़कों की मांग ज़्यादा है कि अगर बच्चा हो तो पहला बच्चा लड़का ही हो जाए। लोग खानदान और उसके वंशज को आगे बढ़ाने के लिए लड़के मांगते हैं, लेकिन उनकी जो परदादी थी वो लीक से हटकर बेटी मांगती हैं और सरेआम उसका ऐलान भी करती हैं। ऐसा नहीं था कि उनके घर में कन्या का अभाव था, इसलिए वो कन्यादान के लिए लड़की मांग रही हैं। लड़की होने के बावजूद भी उन्होंने पहली बच्चे के रूप में पुत्री ही मांगी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू को बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। अर्थात पहला बच्चा बेटा होने की वजह से उन्होंने मांगा था कि पहला बच्चा उनका बेटी हो, और ये बार बार मंदिर जाकर दोहराती थी। पूरा नकुड़ गाँव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथावस्तु बजता। गांव में सबको लगता था कि लेखिका की जो परदादी है उनका भगवान से कोई कनेक्शन था, कोई तार जुड़ा हुआ था। इधर वह उस तार को खींचेंगी और उधर तथास्तु करके कोई घंटा सा बज जाएगा। यहाँ व्यंग्य किया गया है। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उनका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। अर्थात उनकी माँ तो तैयार हो गई थी, दादी